हेलो दोस्तों, मैं रंजीत राजपूत आपका स्वागत करता हूं जीनियस स्टडी अड्डा पर। यहाँ हमारी बिहार की टेस्ट सीरीज का सेकंड लेसन है, जिसमें आज हम लोग कवर करने वाले हैं बहुत सारे क्वेश्चंस को। तो जैसे बच्चे ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए और आप बिहार की टेस्ट सीरीज में आगे बढ़ेंगे ताकि आप लोग बहुत सारे एमसीक्यू यहाँ पर प्राप्त कर सको। ये एमसीक्यू केवल आपके बिहार एसआई के लिए नहीं है, बिहार पीएससी या किसी भी स्टेट पीसीएस के लिए आपके ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं, देखिए हम लोग यहाँ कवर करने वाले हैं जैसे आपका स्टेट पीसीएस, एसएससी, रेलवे, बैंक, स्टेट एसआई, पुलिस और फॉरेस्ट। ये मेन है हमारा जो आपका कवर किया जाना है। तो आप सभी लोग इसे ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन कीजिए और जिस भी बच्चे ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन अवश्य प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारी हर क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। नाउ तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज का क्लास, जो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। बहुत सारे क्वेश्चन आपको जानने को मिलेंगे यहाँ पर। चलिए सबसे पहले बता देता हूं, मैं अनअकैडमी पर भी आप लोगों के लिए बिहार एसआई, बिहार पीएससी या उससे संबंधित कई सारे क्वेश्चन हैं जो मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं। कई सारे बैच हैं, जैसे बिहार पीएससी के लिए मेरे बैच चल रहे हैं अनअकैडमी पर, बीपीएससी के लिए, बिहार एसआई के लिए चल रहा है। ठीक, बीपीएससी में मेरा अभी साइंस का, बिहार एसआई और बीपीएससी में मेरा साइंस का कोर्स चल रहा है जिसमें मैं अभी केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। फिजिक्स मैंने अभी जस्ट खत्म किया हुआ है। एंड बिहार एसआई और बिहार पीएससी में लास्ट 6 मंथ का नेशनल करंट अफेयर्स भी आपका कवर कराया जाएगा। कितना? लास्ट 6 मंथ का नेशनल करंट अफेयर्स भी अनअकैडमी पर प्लस क्लास में मैं आपको कवर करा रहा हूँ। तो जिस भी बच्चे को अनअकैडमी पर प्लस सब्सक्रिप्शन लेना है वो मेरे रेफरल कोड रंजीत10 का यूज करें। यहाँ मैं अपना रेफरल कोड लिख देता हूँ जिससे आप लोगों को 10% डिस्काउंट अनअकैडमी पर मिल जाएगा। यहाँ मेरा रेफरल कोड है रंजीत10, जिसका यूज करके आप लोग 10% अनअकैडमी पर डिस्काउंट पा सकते हैं। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज का क्लास बिना किसी देरी के। ये क्लास एक एमसीक्यू फॉर्म में रखा जाता है ताकि आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी कर सको अपनी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? भारत में सबसे लंबी नदी का नाम क्या है ये बताना है आपको। तो यहाँ आंसर हो जाएगा आप लोगों का ब्रह्मपुत्र। भारत में सबसे लंबी नदी है ब्रह्मपुत्र, ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ शब्द होता भारत की सबसे लंबी नदी तो आंसर हो जाता गंगा, क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी आपकी मानसरोवर झील, अगर हम लोग भारत के इस ऊपर वाले हिस्से को देखें और यहाँ पर अपन देखते हैं तो यहाँ पर इस तरीके से भारत बना हुआ है। यहाँ पर तिब्बत वाले एरिया मानसरोवर झील है, यहाँ से एक सिंध आपके ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है और यहाँ पर एंटर होती है, ये भारत में आती है। इसे चाइना में सांगपो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सांगपो रिवर के नाम से जाना जाता है। इंडिया में एंटर करने के बाद ये ब्रह्मपुत्र कहलाती है। क्या कहलाती है? ब्रह्मपुत्र। इसकी टोटल लेंथ है 2900 किलोमीटर। कितनी है? 2900 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है, ध्यान रखिएगा। एंड यहीं से एक झील, एक नदी और निकलती है जिसे सिंधु रिवर कहते हैं, जो आपकी पाकिस्तान में जाते हुए आपकी अरब सी में जाकर मिल जाती है। इसकी टोटल लेंथ है 2880 किलोमीटर, इसलिए भारत में दूसरी सबसे लंबी नदी है और ब्रह्मपुत्र पहली। अब बात आती है गंगा। गंगा की टोटल लेंथ है आपकी 25 किलोमीटर, यानी 2525 किलोमीटर। ये भारत के उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले से निकलती है, ध्यान रखिएगा। तो ये आपको याद रखना। तो ये भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा, और भारत में सबसे लंबी नदी आपकी कौन हो गई? ब्रह्मपुत्र हो गई। आई होप आपको इस क्वेश्चन में क्लियरिटी मिल चुकी होगी। अगर आप लोगों को ये भी जानना है कि भारत की 5 सबसे लंबी नदियां, तो उनके नाम और लेंथ लिखे देता हूं। जैसे गंगा जो भारत की सबसे लंबी नदी है वो 2525 किलोमीटर है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा गोदावरी आपका 1465 किलोमीटर है। इसके अलावा कृष्णा, तीसरे नंबर पे कृष्णा आती है, 1400 किलोमीटर है। कितना है? 1400 किलोमीटर है। इसके बाद में अगर हम देखेंगे तो आपका यमुना जो भारत की सबसे लंबी सहायक नदी और गंगा की भी सबसे बड़ी सहायक नदी है, 1375 किलोमीटर है। और इसके आगे देखते हैं हमारे मध्य प्रदेश में एक नदी बहती है जिसे
नर्मदा के नाम से जाना जाता है, जो 1312 किलोमीटर है। कितना है? 1312 किलोमीटर। तो ये भारत की जो आपकी सबसे लंबी नदियां हैं 5, उनका क्रम है, तो आप लोग लिख सकते हो गंगा, गोदावरी, कृष्णा, यमुना और नर्मदा। ठीक है। नर्मदा को पुराने प्राचीन काल में उत्तर भारत और दक्षिण भारत की विभाजक रेखा के नाम से भी जाना जाता है, तो ये इस नाम से भी फेमस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। तो आई होप आपको क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। एक ही क्वेश्चन में से बहुत सारे क्वेश्चन आपको जानने को यहाँ मिल गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत की कुल जलीय सीमा कितनी है ये बताना है आपको। तो भारत की कुल जलीय सीमा कितनी है ये बताइए। तो यहाँ पर बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा जलीय सीमा आपका 7516.5 किलोमीटर भारत की कुल जलीय सीमा है। ठीक है। देखो, अगर आपसे पूछा है भारत की कुल सीमा, तो भारत की कुल सीमा है आपकी 22,716.5 किलोमीटर, जिसमें से आपकी स्थलीय सीमा अगर आपसे पूछा जाए कि आपकी स्थल की सीमा कितनी है, तो स्थल की सीमा आपकी ये रही 15,200 किलोमीटर। और इसके बाद आपकी जलीय सीमा ये रही, जलीय सीमा आपकी 7,516.5 किलोमीटर है। अब ये भी दो प्रकार की होती है, एक होती है आपकी मुख्य तटीय सीमा। क्या होती है? मुख्य तटीय सीमा। मुख्य तटीय सीमा 6100 किलोमीटर है। और उसके बाद में आपका जो बचता है वो बचता है आपका जो कहा जाए द्वीपीय सीमा। क्या होती है? द्वीपीय सीमा यानी आइलैंड बॉर्डर। आइलैंड बॉर्डर जो होता है वो होता है आपका कितना? 1416.5 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर आपका ये स्थित होता है आपका द्वीपीय सीमा में। क्लियर? तो यहाँ आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि क्या कौन सी सीमा क्या है। अगर आपको ये 4-5 लाइन का डाटा अगर याद है तो आपको सीमा से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी, ध्यान रखिएगा। तो आप लोग इसे लिख लीजिएगा अच्छे तरीके से। नाउ हम आगे बढ़ते हैं, अपना क्लास आगे बढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, तीसरा क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? तो महात्मा गौतम बुद्ध जो थे उनकी माँ थी कोलिय वंश की थी। कौन सी थी? कोलिय वंश। कई बच्चों को लगा होगा शाक क्षत्रिय कबीला के गौतम बुद्ध थे, यानी उनके पिता शाक क्षत्रिय कबीले के थे, लेकिन उनकी माँ कोलिय वंश की थी। ध्यान रखिएगा, कौन सी थी? कोलिय वंश की थी उनकी माँ, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? तो गायत्री मंत्र के बारे में बताना है। गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे बच्चों? इसका आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। ऋग्वेद से लिया गया है आपका गायत्री मंत्र। किससे लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है आपका गायत्री मंत्र। ध्यान रखिएगा, गायत्री मंत्र जो कहा जाता है माँ सावित्री, किसके लिए? माँ सावित्री के लिए आपका समर्पित है। ये भी याद रख सकते हो आप लोग। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, किसके लिए समर्पित है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन, पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या कितनी है ये बताना है आपको। तो बताइए, पुराणों की संख्या आपकी 18 है। कितनी है भाई? 18 आपके पुराणों की संख्या है, ध्यान रखिएगा। तो अगर क्वेश्चन पसंद आ रहे हो तो भाई लाइक कीजिएगा, शेयर करना इन क्वेश्चनों को, और अपने दोस्तों को बताओ कि टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुकी है यहाँ पर जीएस की। छठवां क्वेश्चन है, किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर से बाहर हुआ था? तो ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आंसर हो जाए कनिष्क। कनिष्क जो कुषाण वंश का शासक था, किस वंश का शासक था? कुषाण वंश का शासक था। 78 एडी में ये गद्दी पर बैठा, और इसकी खुशी में इसने शक संवत चलाया। क्या चलाया? शक संवत 78 एडी में चलाया अपनी गद्दी पर बैठने के में। और ये भारत में पहले शुद्ध सोने के सिक्के चलाने वाला, क्या शुद्ध सोने के सिक्के चलाने वाला पहला व्यक्ति बना था। आपने अभी तक ये पढ़ा होगा सोने के सिक्के हिंद यवन शासकों ने चलाए। शुद्ध सोने के सिक्के चलाने वाला भारत का पहला व्यक्ति या भारत में जो व्यक्ति था वो था कनिष्क। कौन था? कनिष्क। ध्यान रखिएगा, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका सातवां क्वेश्चन, कौन सी बौद्ध संगीति बिहार के बाहर हुई थी? यानी ये बताना है कौन सी संगीति बिहार के बाहर हुई थी। ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कौन सी हुई थी? ए ऑप्शन, चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन कनिष्क के काल में आपका बिहार से बाहर कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था। ये जस्ट हम पिछले वाले क्वेश्चन को यहाँ पर दोबारा लिख दिया गया है, तो ये अलग तरीके से पूछ लिया गया है, तो आपको याद होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका आठवां, जैन धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला का नाम क्या है? जैन धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन है आपकी?
चंपा। अच्छा, चंपा आपकी जैन धर्म ग्रहण करने वाली है। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर थे, जैसे महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर के नाम से जाने जाते हैं। गौतमी जो थी, गौतमी आपकी बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला थी। कौन थी? गौतमी आपकी बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला थी। और महात्मा बौद्ध की सौतेली माँ, विमाता या मौसी थी। तो ये भी याद रखिएगा, ये भी पूछा जा सकता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, आगे बात करेंगे अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपका देखना होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन कहता है सारनाथ में अपना पहला उपदेश किसने दिया था? इनमें से 4 ऑप्शन है, इनमें से पहला उपदेश किसने दिया था? महात्मा बौद्ध जी ने अपना पहला उपदेश दिया था। कितने ब्राह्मणों को दिया था? 5। कितने ब्राह्मणों को दिया था? 5 ब्राह्मणों को पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। इसके अलावा ये बताया था महात्मा बौद्ध के इस उपदेश को, पहले उपदेश को कहा जाता है धर्म चक्र परिवर्तन। तो ये भी याद रखिएगा, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन है आपके सामने प्रस्तुत। 10वां, भारतीय संविधान के किस अधिनियम में विकेंद्रीकरण की व्यवस्था प्रारंभ हुई? ये बताना है। भारतीय संविधान के किस अधिनियम के विकेंद्रीकरण यानी फूड पोलियो पॉलिसी स्टार्ट हुआ था? वो हुआ था 1861। इस एक्ट में क्या हुआ था? जो भारत का वायसरॉय था उसको नए प्रांतों का गठन करने और उसमें गवर्नर और लेफ्टिनेंट गवर्नर्स को नियुक्त करने का अधिकार दे दिया गया था। तो इसी के कारण आपका शक्तियों का बंटवारा स्टार्ट हो चुका था, जिसे विकेंद्रीकरण या पोर्टफोलियो पॉलिसी के नाम से जाना जाता है भारतीय संविधान में। अगला क्वेश्चन। नाउ अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो भाई इसको शेयर करो, सब्सक्राइब करो जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, और वीडियो को लाइक कीजिएगा। जितना ज्यादा मुझे सपोर्ट मिलेगा उतना ज्यादा मैं क्वेश्चन टफ और बहुत अच्छे लेवल के लेके आता रहूंगा। और इसी के साथ मैं साइंस की भी टेस्ट सीरीज जल्दी ही स्टार्ट करूंगा आपकी। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के काल में प्राप्त हुआ था? तो आंसर क्या होगा इसका? तो आंसर हो जाएगा कनिष्क के काल में प्राप्त हुआ था। कब हुआ था? कनिष्क के काल में प्राप्त हुआ था महात्मा बौद्ध को राजा का एक दर्जा, ध्यान रखिए, वो सॉरी एक देवता का दर्जा। भारत में पहले जिस मानव प्रतिमा की पूजा हुई वह कौन सी थी? तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ? वह मानव प्रतिमा कौन सी थी? वो थी महात्मा बौद्ध की मानव प्रतिमा थी। देखो, ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी, इनके हमें पुस्तकों में साक्ष्य मिलते हैं। इनका ये कहा जाता है ये कभी धरती पर इन्होंने अवतार लिए हैं अलग अलग मानव के रूप में, लेकिन ये स्वयं नहीं आए हैं। इन्होंने अलग अलग मानव के रूप में अवतार लिए हुए हैं भारत में, इवन और जगह। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो आंसर हो जाएगा इसका बुद्ध, महात्मा बौद्ध का। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? तो आपको बताना है किस काल में आपकी जो है माता बौद्ध की खड़ी प्रतिमाएं बनाई गई। तो खड़ी प्रतिमाएं बनी है कुषाण काल में। किसमें? कुषाण काल में, यानी कनिष्क के काल में। कनिष्क कुषाण वंश का ही राजा था और उसी में आपका कहा जाता है इसमें इन्हें आपका माता बौद्ध को एक देवता का दर्जा भी प्राप्त हुआ था, ये भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत में कोयला उत्पादन करने वाला भौमिकीय समूह कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ज्योग्राफी के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। तो आंसर हो जाएगा गोंडवाना। गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण आपका हुआ है भारत में। बहुत बड़ा एरिया गोंडवाना क्रम का है और उस साइड ही आपका जैसे झारखंड हुआ, पश्चिम बंगाल हुआ, झारखंड में धनबाद, बोकारो है, ये जगह जो है आपने सुनी होंगी झारखंड राज्य में, वहां पर ये गोंडवाना क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। तो गोंडवाना में भारत का सबसे ज्यादा, भारत का कितना परसेंटेज होता है अगर ये पूछ लिया तो 98% कोयला आपका केवल गोंडवाना क्रम की चट्टानों में से होता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं। तो ये टेस्ट सीरीज काफी लंबी चलने वाली है, सभी बच्चे इसे ज्वाइन कीजिएगा। बहुत सारे जीएस के क्वेश्चन यहाँ पर होंगे और बिहार एसआई, बिहार पीएससी, एमपी एसआई, एमपी पीएससी, सभी स्टेट के एग्जामों में ये जीएस के क्वेश्चन आपको फायदा करने वाले हैं। हिमालय एवं गिरिपाद के सहारे भूकंपों की सर्वोत्तम व्याख्या की जाती है। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों आपका आंसर डी, प्लेटों के अभिसरण के संदर्भ में। किसका? प्लेटों के अभिसरण के संदर्भ में आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
गोंडवाना क्रम की चट्टानें कहाँ पाई जाती हैं? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन दे दिया है, इसके बारे में तो जस्ट अभी बता के आए। झारखंड वगैरह साइड पाया जाता है, और झारखंड वगैरह साइड या पश्चिम बंगाल में एक नदी बहती है दामोदर नदी, तो दामोदर घाटी में आपका क्या होता है, गोंडवाना क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन अपने आप में। अगला क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत है बच्चों, जम्मू कश्मीर सड़क मार्ग जवार सुरंग से होकर गुजरता है। जवार सुरंग निम्न में से किस दर्रे से संबंधित है, ये बताना है। तो जवार सुरंग निम्न में से किस दर्रे से संबंधित है, ये बताना है। तो आंसर हो जाएगा बनिहाल दर्रा। क्या हो जाएगा? बनिहाल दर्रा इज द राइट आंसर। बहुत महत्वपूर्ण। इसके अलावा आपको ये बता देता हूं, भारत की दूसरी सड़क सुरंग है आपकी जवार सुरंग। पहली कौन सी है? चैनानी नासरी। चैनानी नासरी आपकी पहली सबसे लंबी सड़क सुरंग है। इसका नया नाम हो गया श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग। तो ये भी याद रखिएगा, ये आपका नाम चेंज हो चुका है इस सुरंग का। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन आपके सामने है 18वां क्वेश्चन। पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है। पीर पंजाल श्रेणी कहाँ पाई जाती है मेरे बच्चों, बताइएगा। तो ये पाई जाती है जम्मू एंड कश्मीर में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? जम्मू एंड कश्मीर में पाई जाती है पीर पंजाल श्रेणी। क्लियर? नाउ आगे बढ़ते हैं हम लोग। बारामूला दर्रा स्थित है। बारामूला दर्रा कहाँ स्थित है, ये बताना है आपको। बताइए कहाँ पर स्थित है बारामूला दर्रा। सभी लोगों को आंसर देना कंपलसरी है, यहाँ पर सभी लोग प्रैक्टिस कीजिए। पीर पंजाल श्रेणी में आपका आंसर हो जाएगा, पीर पंजाल श्रेणी में बारामूला दर्रा स्थित है। ये क्वेश्चन एग्जाम के क्वेश्चन है मेरे बच्चों, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपके सामने प्रस्तुत। किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? तो इसका आंसर क्या होगा, बताइए, सोचिए समझिए और बताइए फिर इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका संसद। किसको? संसद को लागू करने की शक्ति मिली हुई है, ध्यान रखिएगा। किसको? संसद को। ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये आपके लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित करने एवं संचालित करने के लिए अधिकार संरक्षण प्रदान करता है? तो किस आर्टिकल के द्वारा आपके अल्पसंख्यकों को अपनी शैक्षणिक संस्थाएं स्थापित करने का अधिकार है? आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 30 को जब आप पढ़ोगे तो आपको उसमें स्पष्ट रूप से लिखा रहता है कि शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना अल्पसंख्यकों के द्वारा। ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 29 में उन्हें अपनी भाषा एवं संस्कृति का संरक्षण करने का अधिकार होता है, जो माइनर मेजॉरिटी में होते हैं। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संशोधन द्वारा विधि का अधिकार बना दिया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत ज्यादा। इसे बना दिया गया था 44वां संशोधन 1978 के द्वारा। इसे भाग 3 में से हटाकर, देखो ये पहले था मौलिक अधिकार था, तब था ये भाग 3 में। भाग 3 का आर्टिकल पूछा जाएगा तो आर्टिकल 31, अब 31 है नहीं, 31 है नहीं आपका। इसको 44वें संशोधन के द्वारा भाग 12 में आर्टिकल पूछा जाए तो आर्टिकल आ जाएगा 300A। 300A में कनेक्ट कर दिया गया, यानी जोड़ दिया गया। ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और आपको पता है इसी के चलते आपका 1950 में हमारा भारतीय संविधान लागू हुआ, और 1951 में हम लोगों ने प्रथम अनुसूची प्रथम संशोधन करके नवी अनुसूची को जोड़ा था, जिसके कारण हमने इसे नवी अनुसूची में भी रखा था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अधिकार प्रदान नहीं करता है? यानी भारतीय संविधान कौन सा अधिकार प्रदान नहीं करता है मेरे बच्चों? तो वो कर नहीं करता आपका सामान्य आवास का अधिकार। यानी सामान्य आवास में होगा, आप अपनी इनकम के हिसाब से, आप अपने स्तर के हिसाब से अपने आवास को, अपने रहने के स्थान को चॉइस कर सकते हो। ये संविधान में नहीं कहा गया कि सभी लोग एक जैसे घरों में निवास करेंगे। इसके अलावा आपका राइट टू इक्वालिटी यानी समानता का अधिकार, धर्म का पालन करने का अधिकार, राइट टू फ्रीडम यानी स्वतंत्रता का अधिकार आपको भारतीय संविधान के द्वारा दिया गया। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी स्थित थी। कहाँ स्थित थी मेरे बच्चों? इसका आंसर हो जाएगा सी, अरिछत्र में। अरिछत्र में आपकी राजधानी स्थित थी उत्तरी पांचाल की, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन,
नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो बताना है नंद वंश के पश्चात आपका मगध पर कौन बैठा था? मौर्य साम्राज्य। कौन आया था? नंद वंश का अंतिम शासक था धनानंद। धनानंद का युद्ध हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगुप्त से। चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को पराजित करके मगध की गद्दी पर आपका जो कहा जाएगा मौर्य वंश की स्थापना करी। मगध वर्तमान में बिहार में एक प्रमंडल है, प्रमंडल भी है, और एक साथ में एक जो कहा जाता है महाजनपदों में, बिहार में 3 महाजनपद हैं, बज्जी, अंग और मगध। ठीक है, अंग, बज्जी और मगध, ये 3 महाजनपद आज भी कहां पर स्थित हैं? बिहार में स्थित हैं। तो ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन यानी प्रथम जैन संगीति के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो ये बताना है। तो उसके अध्यक्ष कौन थे? ये यहाँ पूछा गया है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, आंसर हो जाएगा स्थूलभद्र। कौन थे? स्थूलभद्र। देखो, आपका प्रथम जैन संगीति का आयोजन हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, जहां पर चंद्रगुप्त मौर्य ने आपका जैन दिगंबर और श्वेतांबर, इसमें विभाजन हुआ था जैन संप्रदाय। दिगंबर शाखा के अध्यक्ष थे भद्रबाहु और श्वेतांबर शाखा के थे स्थूलभद्र। ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों। आगे बढ़ते हैं, आगे पूछा जा सकता है आपसे 27वां क्वेश्चन, महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन था? देखो, महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य उनका दामाद और उनका पहला विरोधी जमाली था। और ये महावीर, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है बहुत बार। तो ध्यान रखिएगा, आंसर क्या हो जाएगा? जमाली। उज्जैन का प्राचीनतम नाम क्या था? उज्जैन का प्राचीनतम नाम था आपका अवंतिका, जो मध्य प्रदेश में स्थित है। उज्जैन एक जिला है, मध्य प्रदेश में स्थित है, ध्यान रखिएगा। तो उज्जैन का प्राचीनतम नाम अवंतिका था, ध्यान रखिएगा, जिसे महाकाल की नगरी कहा जाता है। उज्जैन में एक नदी बहती है जिसका नाम है क्षिप्रा। क्षिप्रा नदी के किनारे ही आपका उज्जैन में महाकुंभ का आयोजन होता है। तो देखिए बच्चों, ये था आज का हमारा क्लास। आई होप आपको पसंद आया हो। भाई पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो इस क्लास को, और अपने दोस्तों से ज्यादा इस तरीके से आपको आंसर शीट भी मिल जाएगा। अगर आप लोग चाहते हो कि भाई इसका टोटल पीडीएफ चाहिए, तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में आपको वहां पर मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक सेंड कर दिया जाएगा, जिसकी आपकी पीडीएफ आपको मिल जाया करेगी डेली की डेली। ठीक है, और बहुत सारे जैसे आपका करंट अफेयर्स भी हमारे अनअकैडमी इस पर जीनियस स्टडी अड्डा पर चल रहा है, तो आप उसे भी ज्वाइन कीजिए, उसकी भी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी उसी टेलीग्राम चैनल में। ध्यान रखिएगा, मेरा नाम रंजीत राजपूत है। यहाँ आपकी टेस्ट सीरीज जीएस को मैं पढ़ाऊंगा, और भी बहुत सारे क्लासेस आप लोगों के चलते रहेंगे धीरे धीरे। चलिए, इसके अलावा जिस बच्चे ने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया तो कर लीजिए, और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है अपने लिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू। हम कल फिर मिलते हैं नई एक टेस्ट सीरीज के एक चैप्टर में।